नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर चाचियावास स्थित आत्रेय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए रविवार का दिन अत्यंत शुभ और ऐतिहासिक रहा। हाल ही में अस्पताल को औषधि निर्माण का लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिसके बाद अब यहां विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जा सकेगा। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में अस्पताल परिसर में विधि विधान के साथ यज्ञ का आयोजन किया गया। अजमेर के चाचियावास स्थित आत्रेय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए रविवार का दिन अत्यंत शुभ और ऐतिहासिक रहा। हाल ही में अस्पताल को औषधि निर्माण ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिसके बाद अब यहां विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जा सकेगा। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में अस्पताल परिसर में विधि विधान के साथ यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में अस्पताल से जुड़ी सभी सदस्यों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया तथा भगवान से इस नई शुरुआत की सफलता और सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार देखने को मिला। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि आयुर्वेद के माध्यम से जनसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने वाला भी रहा। इस अवसर पर आर्यभट्ट ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अमित शास्त्री तथा ग्रुप की निदेशिका डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री ने यज्ञ में आहुति देकर सभी के कल्याण और संस्थान की निरंतर प्रगति की कामना की। आयुर्वेदिक चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SN शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण शैली है। आयुर्वेद के माध्यम से विश्व के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए इस कार्य की शुरुआत की गई है। वहीं आर्यभट्ट ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अमित शास्त्री और निदेशिका डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री ने कहा कि आर्यभट्ट ग्रुप शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निरंतर नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। आत्रेय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के माध्यम से आयुर्वेद की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। आयुर्वेद विभाग ने फिलहाल 30 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की मंजूरी दी है और अभी पिछले महीने हमें लाइसेंस मिला है और इसमें हम कुछ चूर्ण और क्वाथ और अवले अभी बनाएंगे और हमारा उद्देश्य है कि जनता को सस्ती और उपयोगी गुणवत्तापूर्वक सामग्री मिले और आयुर्वेदिक दवाइयां अच्छे निर्माण हो सके। हम इसके लिए प्रयत्नशील है और मेन करके जो रोगी बाहर से खरीदते हैं तो उनको महंगी दवाइयां मिलती है। जो मार्केट में जो मान लो एक चीज 100 रुपए में आ रही है, वो हम मरीज को, रोगी को करीब 50 और 40 रुपए में उपलब्ध कराने की हम सोच रहे हैं। सर देखिए, कुछ तो अभी आयुर्वेद के खुद आयुर्वेद चिकित्सक ही अपनी वो छवि खोते जा रहे हैं कि वो एलोपैथ की ओर अग्रसर है। सरकार को इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम आयुर्वेद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावें। केंद्र सरकार, आज मोदी जी कुछ कर भी रहे हैं इस मामले में, लेकिन वो अपर्याप्त, पूरा पर्याप्त नहीं है। सरकार का सहयोग होना बहुत जरूरी है और प्राइवेट जो अच्छी कंपनियां हैं, मान लो उद्योगपति हैं, वो भी इसमें सहयोग करें तो ये आयुर्वेद आगे बढ़ सकता है, वरना एक चिकित्सक तो ठीक अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। सर फिलहाल तो हम देखिए छोटे रूप में ही हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास जो संसाधन है उसके अनुसार कर रहे हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं श्री अमित शास्त्री, वो हमें काफी कुछ दे रहे हैं और उसके द्वारा हम छोटे निर्माण करके जनता को पहले अवेलेबल करवाएंगे। हम देखेंगे हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, हम कितनी पूर्ति कर सकते हैं, उसके अनुसार फिर हम चलेंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और निडर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर में जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में रीजनल कॉलेज चौपाटी पर वॉक एंड टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और निडर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर में जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में रीजनल कॉलेज चौपाटी पर वॉक एंड टॉक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि महिला सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत जिला पुलिस की विभिन्न टीमें स्कूलों, कॉलेजों और अलग अलग सोसाइटियों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित करेंगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज इस अभियान का शुभारंभ रीजनल कॉलेज स्थित चौपाटी से किया गया।
जहां उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को राज्य सरकार की राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही एप्लीकेशन में उपलब्ध हेल्प मी फीचर के उपयोग और उससे मिलने वाली त्वरित सहायता के बारे में भी जागरूक किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं से संवाद करते हुए उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करने और तकनीकी साधनों का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं और महिलाएं मौजूद रही। ये एक प्रोग्राम है जो श्रीमान डीजीपी साहब सरकार के निर्देशों में वॉक एंड टॉक का प्रोग्राम पहले जयपुर पुलिस में भी चला था। उनसे इंस्पिरेशन हम कह सकते हैं, डेफिनेटली हमने भी लिया और हम एक ये प्रोग्राम अजमेर पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक व्यापक स्तर पर आज हम लॉन्च कर रहे हैं। ये हमने, क्योंकि प्रोग्राम का नाम वॉक एंड टॉक है और हम चाहते हैं कि हम महिलाओं के साथ, हमारी जो आम जन है, महिलाएं हैं, उनके साथ कुछ कदम चलें, उनसे बात करें और बात करके उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से हम लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की बहुत सारी फैसेट्स हैं जो केवल साथ में वॉक करने तक लिमिटेड नहीं है। इसमें जो सेल्फ डिफेंस वाली हमारी कमांडोज हैं वो कॉलेजेस में जाके सेल्फ डिफेंस के बारे में, इसके अलावा जितनी भी महिला अधिकारी है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऐसी या फिर इवन सोसाइटीज में महिलाओं की मीटिंग्स लेकर उन्हें जो कानूनन प्रावधान है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उनके बारे में पूरा अवेयरनेस करवाना। इसके साथ राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन उसमें एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है हेल्प मी करके, जो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पुलिस के द्वारा डेवलप किया गया है कि यदि कोई महिला किसी भी प्रकार की मुसीबत में है तो वो एक बटन है, उस बटन को दबाएं, उनकी लोकेशन, उनका फोन नंबर सब हमारे कंट्रोल रूम पे आ जाता है। तुरंत पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है, महिलाओं के पास पहुंचती है और उनके साथ उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करती है। उसके बारे में हम अवेयरनेस जनरेट करें। तो इस प्रकार से एक होलसम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए महिलाओं को सुरक्षा के लिए, और यही इस प्रोग्राम का हमारी मंशा है। और इस पूरे हफ्ते इस तरीके से हर दिन निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम करके किसी कॉलेजेस में, किसी स्कूल्स में हमारे। राजस्थान की ऐतिहासिक व मौखिक परंपरा से जुड़ी ओरण और गोचर भूमियों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग को लेकर टीम ओरण जैसलमेर सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन जिला कलेक्टर अजमेर के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया, जिसमें इन पारंपरिक चारागाह और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। राजस्थान की ऐतिहासिक व मौखिक परंपरा से जुड़ी ओरण और गोचर भूमियों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग को लेकर टीम ओरण जैसलमेर सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन जिला कलेक्टर अजमेर के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है, जिसमें इन पारंपरिक चारागाह और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। और उन्होंने बताया कि सोलर प्लांट के नाम पर खेजड़ी पेड़ काटे जा रहे हैं। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान की नदियों पुरानी परंपरा में ओरण और गोचर भूमि का विशेष महत्व रहा है। इन भूमियों में जैव विविधता, वन्य जीव, दुर्लभ घास और चारागाह पाए जाते हैं, जो पशुधन और पर्यावरण दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन भूमि सेटलमेंट के दौरान कई ओरण और गोचर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई, जिससे उनके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि जैसलमेर जिले के लोगों द्वारा ओरण और गोचर भूमि को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित तनौट माता मंदिर से जयपुर तक लगभग 725 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई है। इस पदयात्रा के माध्यम से लोगों ने इन पारंपरिक भूमि क्षेत्रों के संरक्षण और उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग उठाई है। ज्ञापन में लिखा कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गाय पालन और पशुपालन होता है। यहाँ के तालाब, नाडियाँ, कुएं, चारागाह, आम रास्ते और देवस्थल ग्रामीण जीवन में पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई स्थानों पर इनका रिकॉर्ड में दर्ज न होने के कारण अतिक्रमण और औद्योगिक गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जैसलमेर सहित पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक व मौखिक रूप से प्रचलित ओरण गोचर भूमि, बरसाती नालियों, नालों, तालाबों, खालों, देवस्थलों, शमशान, चारागाह और आम रास्तों को जल्द से जल्द राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाए, ताकि इन प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ज्ञापन पर टीम ओरण जैसलमेर सहित कई सामाजिक प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।
एक बड़े स्तर पे पश्चिमी राजस्थान से एक आवाज़ उठी है कि ओरन बचाओ, गोचर बचाओ और गांव में जो गायें बैठने की जगह, चारागाह की ज़मीनें बचाओ। और इस तरीके के जो लगातार अतिक्रमण सरकार के माध्यम से हो रहे हैं और आम जनता के माध्यम से हो रहे हैं, उसको किसी तरीके से रोका जाए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बड़े स्तर पे वहाँ पश्चिमी राजस्थान में सोलर प्लांट्स लगा रही है और सोलर प्लांट्स जहाँ जहाँ लग रहे हैं वहाँ खेजड़ी काट रहे हैं। दूसरे प्लांटेशन का कोई प्रोजेक्ट लेके नहीं चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये वन क्षेत्र है, उसको रोका जाए और अगर ये नहीं रुका तो रेत पाकिस्तान की तरफ से जो है इस तरीके की रेत आंधी के साथ उड़ उड़ के आएगी और वापस पश्चिमी राजस्थान में टीले ही टीले हो जाएंगे। आज जो स्थिति इंदिरा गांधी ने केनाल की वजह से हरा भरा हो रखा है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा अभियान सुमेर सिंह जी और रविंद्र भाटी सिंह विधायक ने चला रखा है। अभी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एक डेलीगेशन दिया जा रहा है कि ओरन बचाओ और उस तरीके से विधानसभा तक भी सारे एक साथ होकर एक दिन जयपुर में भी घेराव करेंगे और नया एक कोई लाने के लिए सरकार को गाइडलाइन देंगे और सरकार को बताएंगे कि किस तरीके से जो है ओरन को बचाया जाए, मंदिरों की जमीन को किस तरीके से बचाया जाए, जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है उसको रोका जाए। नदियों से तो बजरी लगातार निकल ही गई है, अब ये जो ओरन क्षेत्र या वन क्षेत्र बचा है उसका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भजनगंज शाखा में विजन एंड वैल्यूज डायरेक्टर मैम एंड मदर्स इंटरेक्शन सेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के डायरेक्टर रितिका शास्त्री ने अभिभावक माताओं से संवाद कर उनके विचार, सुझाव और अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम के दौरान माताओं ने खुलकर अपने विचार साझा किए और वर्तमान समय में बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा तथा उनके व्यवहारिक विकास से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की। साथ ही अभिभावकों ने विद्यालय से जुड़े अपने अनुभव और समस्याएं भी रखी, जिनका समाधान डायरेक्टर रितिका शास्त्री ने सकारात्मक और मार्गदर्शी दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया। इस संवाद सत्र का उद्देश्य विद्यालय और अभिभावकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण तैयार करना था। कार्यक्रम में उपस्थित माताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। कार्यक्रम के अंत में सभी अभिभावक माताओं से इस सत्र को लेकर फीडबैक भी लिया गया, जिसमें उन्होंने इस पहल को सराहनीय बताया। यह इंटरेक्शन सत्र माताओं के लिए प्रेरणादायक, उपयोगी और जागरूकता बढ़ाने वाला साबित हुआ। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा मैडम, और डायरेक्टर मैडम का स्पीच भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैम ने सभी पेरेंट्स के लिए कितनी बार थैंक यू बोला, उस हिसाब से मैं भी अपने स्टाफ को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम अजमेर में फर्स्ट बार आए हैं और हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है उससे हमें बिल्कुल यहाँ अलग माहौल मिला। लेकिन जिस हिसाब से हमने बच्चों को रखा तो पूरे अजमेर के स्कूल में हमने एक स्कूल को छाना, लेकिन हमें जो आपसे जो रिस्पांस मिला ना, हमने उस चीज़ पे पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस जो आपका रिस्पांस मिला उसी आधार पे मैंने बच्चों का एडमिशन यहाँ डाल दिया कि बिल्कुल अपने परिवार जैसा माहौल है, इससे बच्चा क्या सीखेगा, वही सोच समझ के हमने यहाँ डाला और हमें बिल्कुल घर जैसा ही माहौल देखने को मिला। बहुत अच्छा है। मैम से, प्रिंसिपल मैम से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं स्कूल से, मेरे 2 बच्चे हैं जो इसी स्कूल में पढ़ते हैं, उनका बहुत अच्छा है पढ़ाई में। यहाँ पर जो होती है गुरुकुल, जो नाम है स्कूल का, उस नाम में बहुत बड़ा है ये, हर चीज़ में एक्टिविटी रहता है, बच्चों पेरेंट्स सब मिलके इसमें। तो टीचर्स भी बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। मेरा बच्चा मतलब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में आया, उसने इतना डेवलप किया है इस स्कूल में आके। एक गांव में ये स्कूल होना एक मायने रखता है कि गांव में ऐसे स्कूल है और उनके टीचर्स इतने अच्छे हैं, इतने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं इस स्कूल में, उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी। आज का जो सेशन था मैम के साथ में, प्रिंसिपल डायरेक्टर मैम जो है, उनका डिसिप्लिन और उनका स्वभाव सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब से हमने हमारे दोनों बेटियों को डाला है, कम से कम HKG से हमारी बेटियाँ इसी स्कूल में पढ़ रही है और इतनी इंस्पायर है मतलब मैम से, और आपका पूरा स्टाफ इतना अच्छा है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हर मीटिंग मैं अटेंड करती हूँ, कभी भी किसी भी मीटिंग को मैंने मिस नहीं किया है, क्योंकि मुझे खुद आपके स्टाफ से मिलने का बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती है। और मैम से
पर्सनली मिलने से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैम का जो बोलने का तरीका है, उनका प्यार है, और बच्चों के लिए जो मतलब बोलने के लिए, उनको समझाने के लिए, और ख़ासकर बेटियों के लिए जो इनका केयरफुली है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तीर्थराज पुष्कर में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक असीमता को सुदृढ़ करने की मनोकामना के साथ 43 दिवसीय गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। तीर्थराज पुष्कर में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक अस्मिता को सुदृढ़ करने की मनोकामना के साथ 43 दिवसीय गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। ब्रह्म सरोवर के ब्रह्म घाट पर महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज के सानिध्य में बड़ी संख्या में साधु संतों तथा 2021 ब्राह्मण बटुकों ने पूजा अर्चना कर महायज्ञ का विधिवत प्रारंभ किया। इस अवसर पर पुष्कर तीर्थ पुरोहित ट्रस्ट के अध्यक्ष नारायण पाराशर, संजय पाराशर, गोविंद पाराशर सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वामी प्रखर महाराज का स्वागत सम्मान कर महायज्ञ की सफलता की कामना की। महायज्ञ के शुभारंभ के अवसर पर 701 महिलाओं ने ब्रह्म सरोवर का पवित्र जल लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली। यह यात्रा बैंड बाजों के साथ पुष्कर कस्बे के मुख्य बाजारों से होकर यज्ञ स्थल तक पहुंची, जहां जल कलशों की विधिवत स्थापना की गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हुए। महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज के सानिध्य में शुरू हुआ यह 43 दिवसीय महायज्ञ 19 अप्रैल को पूर्ण होगा। स्वामी प्रखर महाराज के अनुसार यह अनुष्ठान केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का एक व्यापक आध्यात्मिक अभियान है। उन्होंने बताया कि सतयुग में ऐसे महायज्ञों से नव सृष्टि का सूत्रपात हुआ करता था और वर्तमान में आयोजन का उद्देश्य विश्व में व्याप्त आतंक, शांति और सांस्कृतिक संकट के शमन के लिए सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण करना है। महायज्ञ में देश भर से आए करीब 2000 त्रिकाल संध्या करने वाले विद्वान ब्राह्मण सामूहिक रूप से 24 करोड़ बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। पुष्कर के खरेकड़ी रोड स्थित लगभग 80 बीघा से अधिक क्षेत्र में इस विशाल आयोजन के लिए विशेष धार्मिक नगरी का निर्माण किया गया है, जिसे गायत्री शक्तिपीठ मणिवेदिका पीठ नाम दिया गया है। यहाँ शास्त्रशोक्त विधि से 150 फीट क्षेत्र में 2 हाथ गहरी 200 यज्ञ वेदियों का निर्माण किया गया है, जहां 200 यजमान और विद्वान आचार्य 43 दिनों तक नियमित हवन करेंगे। दिनांक 8 मार्च 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक पुष्कर राजस्थान में विश्व कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व के सुख शांति स्थापना के करने के लिए शतगायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का विराट आयोजन आरंभ हुआ है। 2000 ब्राह्मण बैठ करके 43 दिन में शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। उसके प्रभाव से सारे विश्व के अंदर में आतंकवाद की समाप्ति, परस्पर भाईचारा, सुख शांति ये सब संस्थापित होगा। आज ही सायंकाल ब्रह्म पुष्कर सरोवर में यज्ञ स्थल से एक शोभा यात्रा निकालकर सरोवर में आया। सरोवर में अभी पूजन का कार्य चल रहा है। यहाँ से पूजन करके क्षत्रपाल बलिदान करके जजमान लोग ब्रह्म पुष्कर के जल को कलश में भर के यज्ञ स्थल में ले जाएंगे। वही यज्ञ स्थल में प्रधान वेदी पर भगवती गायत्री के रूप में स्थापित होगी। उसमें सभी तीर्थ तो इस कलश के अंदर में उनकी कलाओं को स्थापित किया जाएगा। इसी कारण से यह ब्रह्म पुष्कर तीर्थ में सरोवर में यह यज्ञ के सम्मिलित सभी जजमान, सभी ब्राह्मण, आचार्य लोग, अनेकों महापुरुष लोग, हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वानंद भारती जी महाराज, साथ में
महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज और बहुत सारे देश के गण्यमान्य महापुरुष इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। अब यहाँ पूजन चल रहा है। पूजन के बाद जल कलश लेकर के यज्ञशाला में जाएंगे और जा करके यज्ञशाला में प्रवेश का कार्य आरंभ किया जाएगा। महाराज जी कितने दिनों तक चलेगा, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी? 43 दिन तक यज्ञ चलेगा। 24 करोड़ गायत्री का जप होगा। 3 करोड़ मंत्र से आहुति पड़ेगी। एक बहुत विराट कार्य है। कभी विश्वामित्र जी ने इसी पुष्कर तीर्थ में ऐसे विराट गायत्री यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसके फलस्वरूप सारे विश्व बदल गया था। तो ये यज्ञ हो रहा है, इससे सारे विश्व बदल करके सुख शांति समृद्धि में भर जाएगा। इसीलिए महायज्ञ का विराट आयोजन संपन्न हो। इसमें कितनी सामग्री लगेगी, क्या कुछ जानकारी होगी? बहुत लंबा विषय है। 250 कुंटल तिल लगेगा, उसके आधा चावल, उसके आधा जौ, उसके आधा हवनीय शर्करा, हवनीय औषधि सामग्री, 3750 किलो गाय के शुद्ध घी, 3000 कुंटल संविदा लकड़ी ये यज्ञ में लगेगा। विराट आयोजन है। ये यज्ञ में करोड़ों ब्राह्मण समुदाय के लोग इसमें भाग लेने आएंगे। उनके लिए प्रतिदिन भोजन व्यवस्था भी रहेगा। आज ही ब्रह्मभोजशाला में आम दर्शनार्थी ब्राह्मणों के लिए भोजनशाला चालू हो गया है। ऐसे बहुत सारे भोजनशाला चल रहा है। एक अलौकिक कार्य है जो कभी ऐसे दर्शन का, ऐसे यज्ञ का दर्शन करने का अवसर सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसीलिए मेरा यही आग्रह है, संपूर्ण भारतवर्ष में जो लोग धार्मिक लोग, सज्जन लोग निवास करते हैं, यज्ञ दर्शन करने के लिए पुष्कर में आवे और सदगायत्री पुरस्चरण यज्ञ का दर्शन करें। 108 यज्ञशाला की प्रदक्षिणा करें, वहाँ बैठकर गायत्री जप करें, उससे उसका भाग्य बदल जाएगा। तीर्थ नगरी पुष्कर में कलयुग का पहला शत गायत्री पुरस्चरण यज्ञ होने जा रहा है। यज्ञ सम्राट महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहा यज्ञ, जो कि 43 दिन तक चलेगा। इस यज्ञ की आज कलश यात्रा यज्ञ स्थल से प्रारंभ हुई और मुख्य ब्रह्म घाट पर महिलाएं एवं यजमान सपत्नी पुष्कराज का जल लेकर के जल सरोवर का, पुष्कराज का, माँ गायत्री और जगत पिता ब्रह्मा का पूजन कर यहाँ से कलश यात्रा बैंड बाजो, घोड़ी, बैंड, बग्गी के साथ प्रारंभ होगी और जो मुख्य बाजार होती हुई बारा घाट, गऊ घाट, बद्री घाट, गुरुद्वारा, बड़ी पुलिया होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पहुँचेगी। इस यात्रा में महामंडलेश्वर यज्ञ सम्राट प्रखर जी महाराज के साथ ही महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर हरिदानंद जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य वीरवाना पीठाधीश्वर विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगतगुरु गया एवं पुष्कर पीठाधीश्वर वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, आचार्य सुनील जी दीक्षित जैसे बड़े बड़े संत महात्मा और महापुरुष शामिल है। कलश यात्रा में 751 महिलाएं कलश लेकर के इस यात्रा की शोभा बढ़ाएं। इसमें ब्राह्मण कितने बैठेंगे और क्या है? 200 यजमान ब्राह्मण हैं और प्रतिदिन 2000 विप्र 60 लाख जाप करेंगे। 6 लाख का हवन यज्ञ होगा। जो भी श्रद्धालु है वो यज्ञ वेदी की परिक्रमा लगा करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ आज से प्रारंभ हुआ है। मैं सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबी, धर्म प्रेमियों, विप्र समाज बंधुओं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यज्ञ में पधारे, यज्ञ की परिक्रमा ले, धर्म लाभ, पुण्य लाभ, माँ गायत्री की कृपा प्राप्त करे। इससे विश्व का कल्याण होगा, आतंकवाद का शमन होगा। शहर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में रविवार 8 मार्च को विशेष कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम लॉन्च पैड आपका कैरियर सफर यहीं से शुरू का आयोजन विद्यालय के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम लॉन्च पैड आपका करियर सफर यहीं से शुरू का आयोजन विद्यालय के सभागार में किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय के प्राचार्य ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि जीवन में सही दिशा का चयन ही सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके भविष्य और करियर के प्रति जागरूक बनाना है। प्राचार्य ने कहा कि सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल सदैव विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उत्कृष्टता को सशक्त बनाना केवल नारा नहीं बल्कि विद्यालय की कार्यशैली है। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वह अपने बच्चों की रुचि और क्षमता के समझकर उन्हें सही करियर चुनने में सहयोग दें। इस अवसर पर आमंत्रित विशेषज्ञ वक्ताओं ने विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों और शिक्षा के अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जयपुर से आए पारुल विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रवेश एवं शैक्षणिक सलाहकार सारांश जोशी ने विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, करियर के अवसरों तथा प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताया। वहीं वडोदरा स्थित पारुल विश्वविद्यालय में संचार अभिकल्प के प्रोफेसर मूडी चेतनानंद ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अभिकल्प, ललित कला, मीडिया और रचनात्मक क्षेत्रों में उभरते करियर अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तकनीक और रचनात्मकता के संयोजन से अनेक नए करियर क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। करियर मार्गदर्शन के साथ साथ कार्यक्रम को उत्सवमय बनाने के लिए विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के लिए विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल के अंदर हमने करियर काउंसलिंग सेमिनार रखा था बच्चों के लिए, जहां क्लास 10th के स्टूडेंट जिन्होंने कल अपना बोर्ड एग्जाम खत्म किया है उनके लिए कैसे स्ट्रीम सिलेक्शन किया जाए, कौन कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, उनके बारे में बात करी। आज करीब 250 प्लस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यहाँ मौजूद थे जिन्होंने समझा कि स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए स्ट्रीम सिलेक्शन करने के लिए और किस तरह से अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करा, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। जहां हमारे पास मूडी सर भी आए थे पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा से, जो हमारे प्राइम स्पीकर थे, और बहुत अच्छा एक सेशन रहा बच्चों के लिए, जहां बच्चे और पेरेंट्स दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी तरह से समझा कि स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना ताकि एक बेटर करियर वो चूज कर सके फ्यूचर के अंदर। My name is Moody Chetananand. I am faculty from Parul Institute of Design, Vadodara. I came here for a workshop, or you can call it masterclass, invited by Sadhguru International School, which is very rare from any other schools. This is the first time I'm doing from to school. Generally colleges calls or institutes invite. And taking this initiative, I really thank principal and the students, everyone, for having me here. Such a brilliant session I had. I really enjoyed this. Thank you. Moody Chetan Anand. यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर शहर के प्रतिष्ठित सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भव्य महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। अजमेर शहर के प्रतिष्ठित सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भव्य महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई।
जिन्होंने उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी ने की। उन्होंने अपने संबोधन में विद्यालय में कार्यरत महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और परिश्रम के दम पर नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने आत्मविश्वास, शिक्षा और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति को सफलता की कुंजी बताया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित नृत्य, गीत और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समाज में महिलाओं की भूमिका और महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार और अतिथियों ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। तो विमेंस डे पे ये कार्यक्रम था सदगुरु ग्रुप का, जहाँ ग्रुप की जो भी महिला वर्कर्स हैं ये यहाँ पे असेंबल्ड थी। तो क्योंकि मुझे बुलाया गया था तो मुझे भी बहुत अच्छा मौका मिला। इसके लिए मैं इस ग्रुप को भी धन्यवाद दूंगी कि मैं भी अपने विचार इन सभी अपनी जो बहनें थी इनके सामने रख पाई। इनको जो मैं समझती हूँ महिला दिवस पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी वो मैं इन लोगों से शेयर कर पाई। और पूरे ग्रुप को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम की। आज सतगुरु ग्रुप की तरफ से वुमेंस डे सेलिब्रेशन मनाया गया ताकि यहाँ की जो हमारे मोर देन 500 गर्ल्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिले। बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी, बहुत सारी कैटेगरीज में उनको रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन और उनको शाबाशी दी गई है ताकि यहाँ पे जो हमारे फीमेल वर्कर्स हैं उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी की आगे फ्यूचर में क्या है वो देख सकें और लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकें। यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर मैम भी आई थी तो उन्होंने भी बहुत सारा मार्गदर्शन दिया और बाकी सीनियर्स हैं उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया जो कि हमारे यहाँ मोर देन 10 ईयर्स 11 ईयर्स से वर्किंग हैं। तो इतने बड़े ग्रुप में अजमेर में कोई गर्ल्स के लिए अपने परिवार के साथ में रहते हुए अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका था और सतगुरु ग्रुप ने आज इनकी प्रतिभा को रिकॉग्नाइज किया है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले रॉयल्स ज्वेलर्स नामक व्यवसायी सुरेश सोनी के खिलाफ पुरानी चांदी खरीदने के बाद बकाया भुगतान को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई। अजमेर शहर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रॉयल ज्वेलर्स व्यवसायी सुरेश सोनी के खिलाफ पुरानी चांदी खरीदने के बाद बकाया भुगतान को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। आशागंज निवासी मंजू वाधवानी ने आरोप लगाया कि सुरेश सोनी को उन्होंने करीब 4.5 किलो चांदी बेची थी, जिसका पेमेंट करीब 14 लाख रुपए हुआ था। इस दौरान सुरेश सोनी ने करीब 3.5 लाख रुपए दे दिए थे और बाकी राशि बाद में देने के लिए कहा, लेकिन 10 लाख रुपए से अधिक का भुगतान आज दिनांक तक नहीं लौटाया और पिछले 1 महीने से लगातार टालम टोल कर रहा है और अब दुकान बंद है और सुरेश सोनी फरार बताया जा रहा है। मंजू वाधवानी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि सुरेश सोनी को उन्होंने पुरानी चांदी बेची थी, उस समय कुछ पेमेंट भी दे दिया था और इस दौरान सुरेश सोनी पर 10 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया हो गई। जब उन्होंने कई बार भुगतान के लिए संपर्क किया तो आरोपी लगातार बहाने बनाकर भुगतान टालता रहा। वाधवानी का आरोप है कि जब उन्होंने सुरेश सोनी के बारे में और जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह अजमेर शहर के कई लोगों से भी बड़ी राशि लेकर गायब हो गया है। परिवादी के अनुसार सुरेश सोनी पर शहर के लोगों से करीब 40 करोड़ रुपए तक की राशि हड़पने का आरोप सामने आ रहा है। मामले की शिकायत मिलने के बाद सदर कोतवाली थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नया बाजार से हम लोग हैं, नया बाजार मार्केट, नया बाजार में ये टीके सरफ रॉयल ज्वेलर्स के नाम से ये चांदी वाले हैं जो नया बाजार के अंदर इनकी शॉप है कड़ाका चौक में। कहाँ पे? कड़ाका चौक है ना? हाँ, वहाँ पे सुरेश सोनी नामक आदमी है, उसने पुरानी चांदी मेरे से ली, हमने उनको बेची थी पुरानी चांदी तकरीबन 4 किलो 420 ग्राम। उसका अमाउंट आया सर 13 लाख रुपए, 13,86,000, जिसमें से उस बंदे ने हमें टीके सराफ वालों का नाम देके कि ये मेरे चाचा लगते हैं, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला कि 3.5 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, शाम को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो हम उनके बिहार में हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, घर की बात है, आ जाएगा पैसा। ऐसे करके शाम तक वो उन्होंने पेमेंट नहीं लौटाया। उसके बाद उन्होंने ये लिख के दिया कि 28 तारीख और 29 तारीख को मैं आपको दे दूंगा, 28 या 29 शाम को। उसके बावजूद भी हम उनके पास गए लेकिन वो नहीं मिले और उनके पापा और उनके सब जो उसका छोटा भाई वगैरह वो थे, उन्होंने बोला कि अभी मेरा भाई हॉस्पिटल में है क्योंकि उनके ससुर जी क्या एक्सीडेंट हुआ है, 3-4 दिन के बाद हम आपको अमाउंट लौटा देंगे। उसके बावजूद हमने कहा ठीक है घर की बात है कोई नहीं। 3-4 दिन के बाद गए तभी वो बंदा नहीं मिला। ऐसे करते करते इन्होंने पूरा मुझे ये 1 महीना निकाल दिया,
अमाउंट देने का नाम नहीं है। जब हम उनके पास गए कि ये, जब हमें खबर मिली कहीं से कि ये लोग अपना 40 या 45 करोड़ अजमेर से उन्होंने अपना घोटाला करके ये लोग भाग गए हैं, तब उनकी दुकान पे पहुंचे। तब हमने टीके सराफ वालों को बोला कि ये बंदा कहाँ है, तो उन्होंने बोला ये तो मेरी दुकान, मैंने इससे चाबी ले ली, सामान ले लिया, क्योंकि ये किराए पे थी। तब हमने उनको बोला कि आपने तो बोला ये मेरे भतीजा है, और उसने बोला ये मेरे चाचा जी लगते हैं। तो उन्होंने बोला ये इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बोला था। और ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, उनको मैंने यही बोल के दिया, लेकिन मैं इस मामले में नहीं जानता हूँ। मैंने दुकान खाली करवा दी, दुकान का सामान भी मैंने ले लिया, चाबी मेरे हाथ में आ गई। कितना अमाउंट था आपका? मेरा अमाउंट सर 10,36,714 रुपए बाकी है। जिसको आपने चांदी सुरेश सोनी नाम है इस बंदे का। और इनके साल साथ से परिचित थे आप? सर मैं तो ये टीके सराफ वालों से तो हम बचपन से ही लेते आ रहे हैं, मतलब कम से कम 20-25 सालों से है हमारा ट्रम्स। और ये ऊसरी गेट पे रहते हैं, हम लोग रहते हैं आशागंज, तो हमारे काफी ट्रम्स है, इनके नाम पे ही हम लोगों ने अब आपने आगे आज क्या किया? सर आज हम कोतवाली थाना में आए हैं रिपोर्ट देने। मामला ऐसा है कि नया बाजार का व्यवसायी है सुरेश सोनी, रॉयल ज्वेलर्स नाम से चलाते हैं। उनके पिता राजकुमार सोनी एक टीके सराफ के ओनर है कालू भाई, जिनके यहाँ दुकान पे ये ज्वेलर्स की दुकान चलती थी। एक विशाल सोनी इनका भाई। तो जो परिवादी है ये मंजू जी, इनका ये आरोप है, इन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज कराने आए कि भाई इन्होंने चांदी बेची थी 4 किलो समथिंग कोई धर्म कांटे पे तुला के, तो उसकी टोटल कीमत हुई थी 13 लाख समथिंग, 13,68,000 ऐसे करीबन उसकी टोटल वो वैल्यू हुई थी। तो इन्होंने उनको बेची, टीके शराब वालों के कहने से वो उनको, ये जो सुरेश सोनी उनको बेची तो वो 3.5 लाख रुपए उनको उस वक्त दे दिए, और बाकी के 10 लाख रुपए बोले शाम को आ जाना व्यवस्था करके। ऐसे करके फिर टालता रहा, फिर कभी ये कभी वो करके इस तरह से ही चलता रहा मामला, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये पता पड़ा इनको कि भाई वो तो दुकान बंद करके फरार हो गया। अब मालूम हुई कि वो नया बाजार के, इन्होंने जैसा बताया कि नया बाजार के कम से कम 50-100 जने ऐसे व्यवसायी है जिनके कोई 1.25 करोड़, किसी का 1.5 करोड़, किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 50 लाख, इस एक महीने में समेट करके ये लोग सब फरार हो गए, दुकान बंद कर गए। अब सारे व्यापारियों में चूंकि ये जो व्यवसाय चलता है थोड़ा मुंह जुबानी पे चलता है, विश्वास पे चलता है, तो इनके साथ ये धोखाधड़ी हुई। एक और परिवादी है रोहित जैन, उन्होंने भी इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ पे आए, उनके तकरीबन 10 लाख रुपए है। ऐसे करके 2 परिवादी और इस तरह से ये प्रबल सोनी और ये करके तो रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब इसमें ये बात चल रही है कि अभी थाना अधिकारी अनिल जी हैं, उनको रिपोर्ट दी परिवादी ने, उन्होंने कहा पहले इसकी जांच करेंगे, फिर जांच करके देखेंगे। जबकि हमारा ये कहना था कि ये पूरा धोखाधड़ी का मामला है, इनके साथ चांदी ली, इनको बिल लिख के दिया है, ये बिल इनकी ओरिजिनल बिल पड़ा है, बिल उसने अपने हस्तलिखित लिख के दिया है, उसमें सारा उसने विवरण दिया है, धर्म कांटे की रसीद है, टोटल फर्जीवाड़े का धोखाधड़ी का मामला बनता है। इसमें क्या जांच करेंगे और क्या उसको आरोपी को लाभ पहुंच जाएगा इससे। तो हमने उनको कहा कि भाई इसमें मुकदमा दर्ज करो, वो जांच करेंगे। कितने लोगों से ये एक अमूमन हिसाब लगाया जाए पैसों का, तो कितने रुपए जो इन लोगों ने बताया उस हिसाब से लगभग 40-45 करोड़ रुपए जो यहाँ के व्यवसायी है, इसमें कई जनों के नाम लिखा है इन्होंने। इसमें कोई बात नहीं। हाँ, मतलब मणिरत्नम ज्वेलर्स वाले भी हैं और शुभराज कालू वाले भी हैं, रामचंदानी भी है, जयराम दास वो एसेंस वाले हैं, मतलब ऐसे कई लोग हैं जिनके 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लेके। दुकान कहाँ थी? इसकी नया बाजार चौपड़ पे दुकान थी, टीके शराब वालों की यही काउंटर था इन लोगों का। तो अब ये जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद 4 नर्सिंग अफसरों को निलंबित किए जाने के विरोध में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद 4 नर्सिंग ऑफिसरों को निलंबित किए जाने के विरोध में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर इमरजेंसी के बाहर नारेबाजी की और निलंबन आदेश वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के बाद नर्सिंग स्टाफ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निलंबित किए गए 4 नर्सिंग ऑफिसरों को जल्द बहाल करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अजमेर नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष चेतन प्रकाश मीणा ने बताया कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुई घटना के बाद 4 निर्दोष नर्सिंग ऑफिसरों को आरोपी मानते हुए गलत कार्यवाही करते हुए निलंबित किया गया है, जो पूरे नर्सिंग समुदाय के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में होने वाली टेंडर प्रक्रिया से नर्सिंग कर्मचारियों का किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता।
उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रियाएं उच्च अधिकारियों की देखरेख में होती है और यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की तकनीकी खामी का मामला हो सकता है। ऐसे में कार्यवाही संबंधित फॉर्म पर होनी चाहिए थी। निर्दोष कर्मचारियों को निलंबित करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जयपुर में भी लगातार प्रदर्शन जारी है। उसी के समर्थन में अजमेर नर्सिंग एसोसिएशन ने भी सोमवार को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज करवाया और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चारों नर्सिंग ऑफिसरों को जल्द बहाल करने की मांग की गई। आज पिछले दिनों जो एसएमएस हॉस्पिटल में आगजनी की घटना हुई थी, उसमें निर्दोष 4 नर्सिंग कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। उसी के विरोध में आज यहाँ पे 2 घंटे की गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में विरोध प्रदर्शन किया गया है कि उनको निर्दोष कार्मिकों को तुरंत प्रभाव से बहाल करें और जो भी उस घटना में दोषित कर्मचारी है उनको सजा का प्रिंसिपल साहब ने मिले क्या आश्वासन दिया? प्रिंसिपल साहब ने सकारात्मक आश्वासन दिया है और उन्होंने जो हमारी मांग थी उसकी प्रतिलिपि इनको भी प्रेषित की है कि हम मुख्यमंत्री के नाम दिया तो उन्होंने कहा कि हम भिजवा देंगे। अंदर अभी पिछले अक्टूबर के अंदर एक अग्निकांड हुआ था, आईसीयू के अंदर आग लगी थी। उसमें अब जब रिपोर्ट आई है तो उसके अंदर निर्दोष नर्सिंग ऑफिसर्स को निलंबित का आदेश इन्होंने दिया है, जबकि ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की थी। उसके बावजूद निर्दोष नर्सिंग कर्मियों को बहाल निलंबित किया गया। उनको बहाल जब तक नहीं किया जाएगा तब तक पूरे प्रदेश के अंदर हमारी राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले हम प्रदर्शन करेंगे। यदि सरकार इस निलंबन को वापस नहीं लेती है तो पूरे प्रदेश के अंदर नर्सिंग का। सराधना क्षेत्र के ग्रामीणों ने बाबा रामदेव सेवा समिति के बैनर तले अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सराधना उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए। ग्राम नदी प्रथम सराधना क्षेत्र के ग्रामीणों ने बाबा रामदेव सेवा समिति के बैनर तले अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सराधना उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उप स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से रिश्वत ली जा रही है और स्वास्थ्य सेवाओं में भारी लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर महिलाएं प्रसव कराने के लिए सराधना उप स्वास्थ्य केंद्र में आती है, लेकिन यहां तैनात नर्सिंग स्टाफ द्वारा प्रसव कराने के बदले महिलाओं के परिजनों से 2000 से 3000 रुपए तक की राशि रिश्वत व अन्य बहानों से वसूली जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस अवैध वसूली में स्वास्थ्य केंद्र के कुछ अन्य कर्मचारी, जिनमें सफाई कर्मचारी भी शामिल है, और सहयोग करते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार डॉक्टर की अनुपस्थिति में ही नर्सिंग स्टाफ द्वारा प्रसव कराया जा रहा है, जो काफी जोखिम भरा है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ मामलों में स्टाफ द्वारा ज्यादा जोखिम वाली डिलीवरी को भी सामान्य डिलीवरी के रूप में कराने का प्रयास किया जाता है, जिससे महिलाओं और नवजात शिशुओं की जान को खतरा पैदा हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि जब प्रसव के दौरान स्थिति गंभीर हो जाती है तब मरीज को अंतिम समय में सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। इससे समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता है और कई बार महिलाओं तथा नवजात शिशुओं की जान भी चली जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि वह काफी समय से इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इसके चलते क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सराधना उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात भ्रष्ट नर्सिंग स्टाफ को तुरंत वहां से हटाया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। मैं ग्रामवासियों के साथ ये मांग लेके आए हैं कि हमारा सराधना ग्राम का राजकीय चिकित्सालय के अंदर मतलब जो है बहुत घोर अनियमितताएं चल रही है। जैसे वहाँ की नर्स स्टाफ संजू चौधरी एवं डिम्पल मतलब जो आए दिन मतलब जो है हमारे ग्रामवासियों से मतलब जो डिलीवरी के केस करवाती है, समय से पहले ही करवा देती है पैसे के लालच में, और रिश्वत ले रही है 3000, 4000, 5000, 6000। वो सीमाएं नहीं है उसकी, बढ़ती जा रही है। और कुछ कई जच्चा बच्चा की मौतें हो गई है। श्वेता राहुल की मौत हो गई है, गीता खेमचंद की मौत हो गई है, और राहुल ये क्या है फूलचंद शंकर के बेटे के बच्चे की मतलब जो है मौत हो गई है अभी फिलहाल ही। तो इसलिए ये बढ़ती जा रही है। हमें सरकार से ये मांग है हमारी कि ऐसे भ्रष्ट समाज मतलब स्टाफ को तुरंत हटाया जाए और अच्छा स्टाफ वहाँ पर तैनात किया जाए, और जो वंचित बच्चे हो गए हैं उनको मतलब जो है तुरंत राजकीय कोई मतलब जो है अनाथ हो गए हैं उनको सुविधा दी जाए सरकारी, ताकि उनका लालन पालन हो सके।
आज उनको पालने वाला कोई नहीं है। आप क्या मानते हैं, क्या है इनका कुछ खिलाफ सबूत है आपके पास? हाँ बिल्कुल हमारे पास सबूत। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।